प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने वाले विभागों के माध्यम से सहकारी संघवाद नए भारत के विकास और प्रगति के लिए एक आवश्यक स्तंभ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन की परिकल्पना की गई है। बता दें कि मुख्य सचिवों को यह राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जनवरी को शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन में 200 से अधिक नौकरशाहों ने हिस्सा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इंफॉल में मार्जिन पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा 120 फीट ऊंची है। अमित शाह ने मार्जिन पोलो के उद्घाटन के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट कैप्शन में लिखा, ऐसा माना जाता है कि आधुनिक समय के पोलो खेल सागोल कांगजेई की शुरुआत मणिपुर में हुई थी। आज इम्फाल में मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स ने 122 फीट की मार्जिन पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह निश्चित रूप से विरासत को आगे ले जाएगा और अधिक युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया और मोइरांग में INA मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जानकारी के अनुसार यह वही स्थान है जहां इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सरजमी पर पहली बार तिरंगा फहराया था। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। TRF आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने संगठन के शेख सज्जाद गुल अबू खुबैब समेत सभी लड़ाकों को आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस सहित कई देशों में अलग अलग समूह प्रदर्शनों के जरिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में संपत्ति जब्त करने, निर्दोष लोगों की हत्या करने जैसी झूठी बातें फैला रहा है, जिसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर पाकिस्तान की ट्वीट को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत का मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत के साथ साथ हमारे संविधान का मामला है। भारत में समलैंगिक विवाह को काफी समय से मान्यता देने की मांग हो रही है। समलैंगिक विवाह को मान्यता की मांग को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र से 15 फरवरी तक समान लिंग विवाह पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। अब मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PMS नरसिम्हा की 2 सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकोबार द्वीप पहुंचे और सैनिकों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि सशस्त्र बलों का साहस और समर्पण देश के लिए एक सुनहरा भविष्य तय करेगा। उन्होंने सैनिकों को आश्वस्त किया कि जिस तरह से वे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी तरह सरकार भी उनके कल्याण के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी सशस्त्र सेना जल्द ही दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक होगी। यह हमारा दृष्टिकोण और साथ ही हमारा मिशन है। ठंड का प्रकोप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है। शीतलहर के साथ घना कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से यातायात में भी काफी असर देखा जा रहा है। इस वजह से कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में विजिबिलिटी 500 मीटर तक रही। राजधानी में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का रिकॉर्ड रहा। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में कुछ सुधार होगा, जिससे 7 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। भारतीय सेना में अब नया इतिहास बनने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक का प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू की जाएगी। यह पहली बार है कि भारतीय सेना में इंजीनियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी, एयर डिफेंस, आयुध और सेवा सहित शाखाओं में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारी का चयन किया जाएगा।
भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को पुरुष के बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए 1 वर्ष में महिला कैंडिडेट्स के लिए 20 वैकेंसी निर्धारित की गई है। इसके अलावा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियों में एसएससी महिला अधिकारियों के लिए 80 वैकेंसी जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए सबसे बड़े सैन्य योगदान करने वाले देशों में से भारत एक है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत सूडान के अबई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि दल जिसमें 2 अधिकारी और विभिन्न रैंकों के 25 सैनिक शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र मिशन के बाद से ही यह महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। रुचिरा कंबोज ने दल की एक तस्वीर के साथ इस बात को ट्वीट किया है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत की कूटनीति का पूरी दुनिया लोहा मान रही है, तो वहीं फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साल की पहली छमाही में भारत आ सकते हैं। देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंक के खिलाफ भारत लगातार अभियान छेड़े हुए है। भारत के इस कदम से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं। इस कड़ी में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूह अल-कायदा ने अपनी पत्रिका गजवाए हिंद में लिखा कि मुसलमान डरे नहीं, मंदिर तोड़कर उसके जगह पर मस्जिद बनाएंगे। वहीं अल-कायदा ने भारतीय मुसलमानों से जिहाद का समर्थन करने की अपील की है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकी घटनाओं का शिकार हो रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के खैबर प्रांत में मारवाड़ जिले के बारगड़ा पुलिस थाने पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। वहीं इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 25 दिसंबर को हुए 5 विस्फोटों में एक कैप्टन समेत 5 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हुए थे। जबकि टीटीपी ने 24 दिसंबर को इस्लामाबाद पुलिस मुख्यालय के निकट आत्मघाती हमला किया था। राजधानी दिल्ली की नगर निगम के मेयर चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई और मारपीट के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा है। अब आगामी सदन की तारीख को दिल्ली महापौर का चुनाव होगा, जिसकी तारीख उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना तय करेंगे। बता दें कि सदन में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने के कारण हंगामा शुरू हो गया। आप पार्षदों के विरोध करने पर भाजपा पार्षद भी सामने आ गए। इस कारण दोनों पार्टियों के पार्षदों में धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी गई, साथ ही मेजें तोड़ी गई। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेयर चुनने के पहले ही इस तरह का हंगामा यह निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर पवित्र माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य संगम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सर्व सिद्धि योग में पुण्य की डुबकी लगाई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। संगम तट पर एटीएस कमांडो को तैनात किया गया है। पौष पूर्णिमा डुबकी के साथ कल्पवासियों का मास प्रातः चलने वाला अनुष्ठान शुरू हो गया है। माघ मेले में कुल 14 स्नान घाट बनाए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही श्रद्धालुओं को मेले में प्रवेश दिया जा रहा है। सभी की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। मामले की प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होने के लिए अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से ये वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और फिर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेधा सोमैया के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद संजय राउत हाजिर नहीं हुए। IMF सम्मेलन में बोलते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार और RBI रुपए में सीमा पार व्यापार करने के लिए दक्षिणी एशियाई देशों के साथ चर्चा कर रही है। साथ ही कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी परीक्षण यानी CBDC के चरण में है और RBI डिजिटल रुपए के मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। RBI गवर्नर ने कहा कि इससे वैश्विक व्यापार का दृष्टिकोण मजबूत होगा। केंद्रीय बैंक अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए सरकार के संपर्क में है।
भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। तीनों मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर है। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को राजकोट में खेला जाएगा। अगर यहां अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह भारत के लिए अच्छा रहा है। टीम इंडिया ने यहां 4 में से 3 T20 मैच जीते हैं। भारत ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 4 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं। इस दौरान 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस खोलने और डिग्रियां प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया है। यह ड्राफ्ट देश में पहली बार विदेशी शैक्षणिक संस्थानों की एंट्री और उसके संचालन का रास्ता तैयार करेगी। ड्राफ्ट के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों के स्थानीय कैंपस ही घरेलू और विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम, फीस और छात्रवृत्ति पर फैसला करेंगे। इतना ही नहीं, इन संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की पूरी छूट होगी। भारत में गाड़ियों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। इसकी चमक अब विश्व स्तर पर दिखने लगी है। निकाय एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही, जबकि जापान में बेची गई गाड़ियों की संख्या 4.2 मिलियन यूनिट है। तो वहीं ब्रिटिश शोध फर्म यूरो मॉनिटर के अनुसार 2021 में केवल 8.5% भारतीय परिवारों के पास एक यात्री वाहन था, लेकिन अब इसमें तेजी से वृद्धि देखी जा रही है।